बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहटें बांटते रहें। आप यकीन माने मुस्कुराने से और मुस्कुराहटें बांटने से आपकी सेहत भी अच्छी होती है, माहौल भी अच्छा रहता है और आपको जो मैसेजेस मौसूल होते हैं ना, आपको खुद ब खुद लगता है कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा कि पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं तो कल एक मुस्बत तब्दीली कह सकते हैं जो कि खुशाइन भी है। पेट्रोल की कीमत में कमी, जिसने मेरे ख्याल से आवाम के लिए इस बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं, लेकिन और फिर साथ ही साथ शॉर्ट टर्म ये रिलीफ है। वो किस तरह से वो हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। लेकिन ना कुछ होने से तो चलें, 2 दिन के लिए भी चाहे पेट्रोल कम हो, मेरे ख्याल से लोगों के लिए अब इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं रह जाती है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोग किस तरह से जो है वो गुजर बसर करें। अच्छा जी, हमने बाकी खबरें भी शामिल करनी है 11:05 पर इंशाअल्लाह। जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है, और इसके साथ साथ पोलियो जैसा लाइलाज मर्ज कितना ख़तरनाक है, बारहा इस पर हमने प्रोग्राम्स किए। आज भी प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, ताकि वो टीमें जो कि आपके गेट पे आती हैं आप उनके साथ ताउन कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इंशाल्लाह आगे चल के हमने प्रोग्राम में ये सेगमेंट भी शामिल करना है, दीगर सेगमेंट भी होंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज खबरें ये हैं जी। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 12, डीजल 30 रुपये सस्ता। शरपसंदों के लिए मिलिट्री एक्ट लगेगा, 1100 की शनाख्त, गिरफ्तारियां जारी। इजाफी क्लासरूम्स भी बनेंगे, 100 नए स्कूलों का मंसूबा ठप। और कुछ बात होगी नून लीग की क़यादत में जो काफिले कल रवाना हुए इस्लामाबाद में, वहाँ उस हवाले से भी आपको बताएंगे। सो नाज़रीन, ये हैं जी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। आप खबरों की तरफ आ जाते हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम, शुक्र। अच्छा जी, आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है, पेट्रोल 12 और डीजल 30 रुपये सस्ता हुआ। आमिर भाई से आगाज़ कर लेते हैं। आवाम की अच्छी नुमाइंदगी भी करते हैं, तो फिर आवाम आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ और शुक्र है कि आज आपने भी इंट्रो जो है अच्छी खबरों से किया। 2 खुशखबरियाँ हैं, एक तो ये पेट्रोल और डीजल का सस्ता होना है, दूसरा ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये खुल गए। ये हम शहरी इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं अब शायद इसके इतने आदी हो गए इस सोशल मीडिया के कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। जहाँ तक आपने पेट्रोल और डीजल की बात की तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। मैं इसको सिर्फ अच्छी खबर नहीं कहता। अगर राव साहब की बीट के कुछ लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाएं, कोई डीसी, कोई कमिश्नर, कोई जिस तरह के लोग जो इंतज़ामी वाले हैं, वो बजाय इसके कि वो अपने फ़ोटो सेशंस कराएं, वो एक्टिव हों। अब सस्ता होनी चाहिए। जो इंट्रा सिटी ट्रैवलिंग है वो सस्ती होनी चाहिए। अड्डों पर छापे मारने चाहिए और देखना चाहिए कि टिकटों की कीमतें कम हुई या नहीं हुई। सब्जियां, गोश्त, दालें जिनका मतलब ये कहा जाता था कि डीजल बहुत महंगा हो गया जी, ट्रैवलिंग बहुत महंगी होगी जी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, डीजल 30 रुपये सस्ता हुआ है। तो उसका रिलीफ आवाम तक पहुंचना चाहिए। ये खुशखबरी बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने पहले ही जिस तरह से कहा, लेकिन उसके सम्राट जो हैं वो भी आवाम को मिलने चाहिए। कल इसाक डार साहब ने जब वो अपनी ये बता रहे थे पेट्रोल के सस्ते होने की, तो उन्होंने भी इसकी निशानदेही की थी। तो मेरा ख्याल अब शहरी इंतज़ामी जो मशीनरी है उसका ये काम है कि वो चीज़ों को सस्ता करे, मैकेनिज़्म बनाए। ये जो हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं, अब आपने इनको दोनों से निकालें। तो कर दिया, लेकिन ये होना नहीं है। राव साहब, सबसे पहले पेट्रोल जो कम हुआ, इतना भी आप खुश ना हो कि बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। 282 रुपये आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 रुपये का जंप लगने के बाद फ्यूल की जो प्राइसेस थी वो इतनी बड़ी हैं। तो ऑब्वियसली जब भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका इम्पेक्ट सारी चीज़ों पे आता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ुद वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब भी ये फरमा रहे हैं कि अब इदारे अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिएगा, लेकिन पहले आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस रेशो से आपने फ्यूल की कीमतें बढ़ाई, क्या आपने उस रेशो से कम की हैं? तो डीज़ल की हद तक अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो यकीनन
जो पहला फेज़ है उसका, क्योंकि 3 फेजेस में मजमूई तौर पर ये प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई थी। 30 के 2 जंप थे, उसके बाद फिर ये 15 से 20 रुपये बढ़ती चली गई। तो ये एक तो वापस हुआ है, एक की ब्रेक लगी है, अल्लाह करे ये लगी रहे और इससे मज़ीद नीचे जाए, क्योंकि हम रशियन ऑयल की बात सुन रहे हैं कि वो 30% उसकी जो कीमत है वो डिक्रीज़ होगी, कम होगी, तो ये इम्पेक्ट आता है 182 या 184 रुपये, यानी पूरे 100 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो फिर तो आप कहें कि वाकई फिर आपके भी बहुत खुश होने की बात है, आमिर भाई भी शामियाने बजाएं कि बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। मैं अब ये सोच रही थी मेरी गाड़ी की टैंकी बिल्कुल खाली है। अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ मैंने कल फ्यूल मेरे लिए तो भाई ये गुड न्यूज़ है। अगर तो वो रशियन ऑयल आता है जैसा कि हम सुन रहे हैं, और इसी सारे तनाजुर में मैं याद करा दूँ, वफाकी वज़ीर हैं मुसद्दक मलिक साहब, उन्होंने 6 हफ्ते का टाइम उन्होंने कहा था जी 6 हफ्ते में हम जो मोटरसाइकिल्स वाले हैं ना उनके लिए 100 रुपये तक फ्यूल की जो कीमतें हैं वो कम करेंगे। और बिल्कुल उस वक्त भी मुझे याद है एक मैंने ट्वीट भी देखा था आमिर भाई का, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉलीपॉप है, तो बिल्कुल वो लॉलीपॉप ही साबित हुआ है। उसकी तशहीर करवाई गई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की गई, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसका इम्पेक्ट आज तक मोटरसाइकिल वाले बेचारे हम जैसे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये हमें रिलीफ जो है वो मिलेगा। तो ये सूरत हाल तो है इस तरह से। अब 15 दिन बाद मुझे आमिर भाई से एक चीज़ पूछी थी, रिवाइज होंगी कीमतें क्या? हर 15 दिन के बाद, 15 रोज के बाद, 15 दिन के बाद होंगी, जिस तरह से राव साहब बता रहे हैं, यानी हमारे ऊपर तलवार लटक रही जिस तरह है। से ये बता बातें रहे फिर हैं, खुश ये ना हो आपकी राव साहब की बात। कीमत बढ़े या कम होए, अच्छा पहली बात तो ये है कि 15 दिन के लिए तो खुश हो जाए, पहली बात है ये। और दूसरी बात ये है जितना भी खुश होना है आप मामूली हो ज्यादा हो, जैसी मामूली कमी है वैसे ही। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसमें डॉलर्स की कीमत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पहली बात तो ये है, बाहर से आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाहर से आनी हैं, डॉलर्स में आनी हैं, डॉलर्स की प्राइस देखनी चाहिए। रशियन ऑयल अभी नहीं पहुंचा है, और मुझे खुशी है कि राव साहब ने इसका भी इजहार किया कि 30% उसमें कीमतें और कम होंगी, बताया जा रहा है, लेकिन ये मुस्तकबिल में होंगी। अभी जून या जुलाई में, एंड में बताया जा रहा है कि शायद वो नहीं एंड में जुलाई में आना है। वो जुलाई तो फिर जुलाई में नहीं जुलाई में आएगा। अभी आपके पास 1-1.5 माह है राव साहब, और इसमें ये कीमतों का कम होना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए खुशी की बात है, राव साहब के लिए भी, जो हम लोग मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं उनके लिए 12 रुपये का। मिडिल क्लास तो ख़त्म कर दी हुई, वो खान साहब भी ख़त्म कर गए थे। मिडिल क्लास तो खान साहब भी ख़त्म कर गए थे, और फिर ये जो PDM की रजीम आई इसके बाद तो और ही मुश्किलात बढ़ी हैं आमिर भाई, एक्सपेंडिचर्स बढ़े, सही कह रहे हैं, बिजली के बिल बढ़े, गैस के बिल बढ़े, गैस नहीं आ रही लेकिन बिजली गैस के बिल्स 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं, और बिजली के बिल्स बढ़े हैं। यूटिलिटीज़ के हवाले से अगर दीगर आप ग्रोसरी की बात करती हैं तो उसकी कीमतों में एक साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और ये शायद इनको महसूस नहीं होता, या शायद इनके ये मसाइल नहीं है, इस वजह से इनको नहीं होता। अगर आप स्टोर में जाएं, ग्रोसरी स्टोर में, तो आपको हर हफ्ते प्राइस में एस्केलेशन नज़र आती है। उसकी वजह बुनियादी यह है कि डॉलर की कीमत का, डॉलर का जिक्र किया आमिर भाई ने, डॉलर ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका डॉलर से ताल्लुक़ नहीं है। मसलन दूध, दही, सब्जियां, इनका डॉलर से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये डॉलर जब बढ़ता है तो इसकी कीमतों में भी इजाफा होता है। अब इम्तहान है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं उसी तरफ आने लगी थी कि जो आप क्या उम्मीद रखें। चीज़ें फ़र्ज़ करें 12 रुपये अगर कम हुआ है तो ये तो बिल्कुल 2-3 रुपये आम चीज़ों की जो उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उसमें अगर हम बात करें तो तकरीबन मिनिमम जो है वो 10% तो हर हाल में कम होने चाहिए ना किराए। 10% तो लाजमी, अगर 10% डीजल की कीमत या 12% बनती है जो कम हुई है, तो 12% तो किराए कम होने चाहिए, और ये करवाने चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और क्या है और आवाम को किस तरह रिलीफ, और बिल्कुल इसमें सख्ती से पेश आना चाहिए। जैसे बढ़ाने के वक्त थोड़ा सा आप भी एक्टिव हो जाए ताकि इंतजामिया की दौड़े लगे, क्योंकि वो एक्टिव इस मामले में, क्योंकि हम देखते हैं कि जब स्क्रीन पे आप चीजें हाईलाइट करते हैं, लेना देना कोई नहीं अब लेकिन एक्टिव तो मेरा अब लेना देना कोई नहीं है, मैं तो एक स्टोरी पे बात कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं। जाना है, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है, शरपसंदों के लिए मिलिट्री एक्ट लगेगा। 1100 की शनाख्त और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। अभी भी जो हमने आपके साथ अपडेट शेयर की है वो जी निगरानी, मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। मैंने अगर ये हुआ तो फिर इस तरह होगा, ये लो तो पीटीआई का अलमिया भी ये इसको कह लें या इसकी तैयारी इनको कह लें कि ये थोड़ा 2 कदम आगे ही चलते हैं और प्रोपेगेंडे में इनका चूँकि कोई सानी नहीं है तो प्रोपेगेंडा ही इनको लेके डूबा है इस सारी सूरत हाल में। जो इन्होंने जग अंसाई जो मुल्क की करवानी थी वो तो करवाई, लेकिन तारीखी जो मकामात थे उनके शनाख्त को मसख किया। एम आलम का वो तैयारा बताया जा रहा जो मियाँ वाली में, उस तैयारे के हवाले से भी जो आपने मनाजर देखे वो स्क्रीन पर है। चले अगर मियाँ एम आलम का नहीं भी है वो तैयारा, या लेकिन एक अलामत तो है आपके दिफाई आलात के हवाले से। लेकिन फिर जिना हाउस में जाते हैं ये सारे लोग, और जिना हाउस में तो उस वक्त जिस तरह से आग की होली जो है वो खेली गई है, इससे अब तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है। लेकिन मुझे हैरानगी कल हुई, कल खान साहब ये फरमा रहे थे कि हमने पॉइंट आउट कर लिया है कि वो कोई नहीं है वहाँ पे। और हसान न्याजी आपका भांजा ही है ना, जो पतलून लटकाए वहाँ पे दिखाई जा रहा था, भांजा ही है या नहीं भांजा? मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनको हम बुजुर्ग खातून के तौर पर जानते रहे और हम ये समझते रहे ये कैंसर पेशेंट हैं। वैसे मैं तो विटनेस भी हूँ इनका बहुत सारे एहतजाजों में। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाती हैं और ये जानबूझ के अहकामात भी जारी करती हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करें, और इनका ये रवैया है, ये सबको पता है वैसे। लेकिन वो भी मौके पर मौजूद हैं, आपको पता है। अच्छा, एक ऐसी वीडियो बना के को जी हम, मेरी जो सिस्टर्स थी वो तो रोक रही थी, तो जब सब कुछ जल गया उसके बाद आप रोकते रहे, उसका क्या फायदा? जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर आप क्या आपने रोक कर करना है? तो ये अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन अब इम्तहान है सिक्योरिटी एजेंसीज का, और इस मुल्क के दिफाई हवाले से अगर हम देखें तो जो दिफाई मकामात को जिस तरह से GHQ और इसके आगे और क्या हो सकता है? या तो तालिबान, तहरीक तालिबान वहाँ पर हमलावर रही है, या तहरीक इंसाफ ने अब हमला किया है। हमने बहुत एहतजाज किए हैं, आमिर भाई इत्तफाक भी करेंगे। हम समझते थे कि TLP का से जो पुरतशद्दुद वाक़यात है इससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद अब तहरीक तालिबान के बाद अब तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से ये सारी के लिए, तो अब किरदारों को शनाख्त करने की ज़रूरत है। और अगर तो करार वाकई सजाएं नहीं मिलती इनको, और जजेस जो बड़े आराम से बेल दे देते हैं, तो बेल देने का मकसद ये होता है कि आपने बेल नहीं दी, आपने ढील दी है कि जाएं और काम खराब करें, मुल्क की और बदनामी करें, 600 करोड़ का और नुकसान करें, फिर वापस आए, फिर आप बेल ले लें। तो ये वो रवैया है जिसको मेरे ख्याल से अब जजेस को भी देखना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है राव ने सारी बात ही ख़त्म कर दी कि इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मसला सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने अपने लीडर की गिरफ्तारी के बाद मुजाहरा किया। मसला ये है कि ये सारे का सारा टारगेटेड था। खैबर से कराची तक, खैबर से कराची तक प्लानिंग थी। देखें, मुझे नहीं पता था कि चकदरा किला में जो है कोई आर्मी इंस्टॉलेशन है, उसको जला दिया गया। स्कूल जला दिया गया जो कि FC का स्कूल था। हाँ, बिल्कुल। उसको जला दिया गया। एम्बुलेंस को जलाया गया मरीज़ को बाहर निकाल के। तो ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था जिसको लिए शायद 6 माह से 7 माह से तैयारी की जा रही थी, और बार बार इसका इजहार भी किया जा रहा था कि इसको श्रीलंका बना दिया जाएगा, इसको पता नहीं क्या बना दिया जाएगा। ये सारे कोक के असरात हैं, और उसके असरात जो हैं ये अब मुंदमल होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें अब नहीं आनी चाहिए। और जब आप अपने नशे में होते हैं और उस वक्त जो आप ज़ुबान से लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं, तो आपके फॉलोअर्स जो हैं वो उसको किसी और एंगल से देख रहे होते हैं। और आपने जिस तरह से एक बयानिया पिछले 1 साल के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ बनाया, जिस तरह से आपने कभी किसी को मीर जाफ़र कहा, किसी को मीर सादिक कहा, किसी को डर्टी हैरी के नाम से बुलाया, सबको पता था कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपकी क्या है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक ट्रेंड चलता है टक्कर के लोग, और उस पर इमरान रियाज खान क्या और या मकबूल जान क्या और बला 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 जितने भी नाम समी इब्राहिम, सारे हमारे दोस्त और हमारे जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी इस बात पे वो कह रहे हैं कि जी नहीं जी, फ़ौजी अदालतें तो होनी नहीं चाहिए, ये इन पर सीक्रेट एक्ट नहीं लगना चाहिए। तो ये फ़ौजी अदालतें और सीक्रेट एक्ट
इसी मुल्क के अंदर बने हुए एक्ट हैं। ये फौजी अदालतें 2021 में दोबारा से ऑपरेटिव इमरान खान साहब ने की थी और इस पर एक बिल पास किया था कि जिसको तौहीन फौज का बिल कहा जाता है। जी बिल्कुल। उस बिल के अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि आप अगर आर्मी के खिलाफ कोई बात करते हैं जिसके आपके पास कोई सबूत नहीं है, अगर आप आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करते हैं तो उसके लिए क्या क्या सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं, उसी के तहत ये कोर्ट्स थी। तो वो पहला जो केस है उसी एक्ट के तहत अब पेश होने जा रहा है और वो ये है, मैं ये समझता हूँ इसके सहूलतकार जितने हैं जो भी हैं सहूलतकार और जो इसके एक मिसाल मैं दे दूँ इसमें अमर भाई आपकी इजाज़त से। अब देखें हसन न्याजी ने जो किया चौक में खड़े होके जो किया, अब कल को इसका बूढ़ा बाप जब अदालतों में जाएगा, ये मुझे नहीं पता ये अभी अरेस्ट हुआ है, इसने होना ही होना है बिल्कुल, और इसकी वो गुफ्तगू सुने और उसके मुताबिक अब ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट ना लगे तो फिर इस पर कोई ईरान का या कोई अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का कोई एक्ट लगा। आप मुझे बताएं, मतलब ये हमेशा लिबर्टी में इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट माल रोड पे होता है। आपने जितने बड़े प्रोटेस्ट देखे माल रोड पे देखेंगे। ये क्या था कि अचानक से अलीमा खान भी वहाँ पहुँच गई और उनकी दूसरी बहन भी वहाँ पे पहुँच गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी वहीं पे पहुँची। ये सारे टेलीफोन कॉल्स जो एजाज चौधरी की थी और महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल, उन पर तो खैर कत्ल के पर्चे हैं। ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे कैसे इकट्ठे हुए कि उनको कैसे प्लानिंग की गई। मैं ये समझता हूँ कि इनको वाकई करार वाकई सज़ा नहीं दी गई। तो ये तो सिर्फ पेंट का जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो बाकी लिबास के हिस्सों का भी पता है जो कि वहाँ पे नुमाइश की गई। उसकी वीडियोज़ ना हम दिखा सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। तो जिस तरह से आर्मी को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई, उनको असल में प्रॉम्प्ट किया जा रहा था कि आप निकलें और फायरिंग करें ताकि इस मुल्क में खाना जंगी का माहौल बनाया जाए। ये जो मैंने खैबर से कराची तक की बात की है, ये सिर्फ इसी एक ही प्लानिंग थी, चाहे GHQ था, चाहे चकदरा था, चाहे कुछ और जगह था। सिर्फ एक प्लानिंग थी कि आर्मी की बंदूक से गोली निकले, क्योंकि उनके पास जो है वो अच्छा हथियार होता है, हमसे सिविलियन से तो बहुत अच्छा हथियार है और उनका निशाना ही बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगा कि गो के उस वक्त गुस्से में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आर्मी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। अगर आर्मी रिएक्ट करती तो आज खाना जंगी का माहौल होता। मुझे बताएं, कल इन्होंने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी, गायबाना ज़मानतें ले के। अब ये गायबाना तो मेरे दोस्त यहीं पे दफ्तर के अंदर एक दोस्त कह रहे थे जी 6 लोग लाहौर में मर गए। मैं कहा अच्छा यार ये बड़ा अफसोस हुआ। उनके लवाहकीन कहाँ हैं? उनके जनाजे कहाँ पे हुए? 50 का फिगर दे रहे हैं। लीडर आपका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा है तो उनके तो ओरिजिनल जनाजे भी होंगे ना। एक जिले शाह जिसको आपने कत्ल खुद ही किया और उसका जनाजे पे आपने देखा था क्या क्या सीन क्रिएट किए गए थे, किस किस तरह से। और ऐसे ड्रामेबाज हैं, एक खतून को व्हील चेयर पे लाया गया, ठीक हो गई उसी वक्त, जिस तरह यानी ड्रामेबाजी के साहब चल के गए। कल खान साहब खुद चल के गए। कल खान साहब जो जिसके कंधों पे सवार होके गए हैं हाथ रख के, कल तो नहीं ना टोपी थी वो सर पे, वो जो बाल्टी नुमा थी ना वो था, ना व्हील चेयर थी। कहाँ गई वो व्हील चेयर? ऐसा फ्रॉड है। रेंजर्स ने वैसे मरीज ठीक कर दिया। आप ये जाता है 600 करोड़ का नुकसान, इतना ज्यादा नुकसान, मुल्क की बदनामी, लेकिन पेशेंट आपका ठीक हो गया। कई पेशेंट हो भी गए हैं। मतलब अब मैंने खुद देखा वो शीरी मजारी साहबा जो हैं वो खुद चल के गाड़ी में बड़े आराम से बैठ के विक्ट्री के निशान बनाती। कल बेटी ने हिट कर दी, वो तो बीमार है। यास्मीन राशिद साहबा को देख ले, बिल्कुल अच्छी भली, वो जिस लैंड क्रूजर में से वो करोड़ों रुपए की तो लैंड क्रूजर ही होगी, पता नहीं आजकल इसकी क्या कीमत है। राव साहब को पता होगा, गाड़ियों का इनको शौक है, गाड़ियों का इनको शौक है, मुझे नहीं है। ब्रेक में बात कर लेते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी एक इंटरेस्टिंग सी फुटेज भी आपके साथ शेयर करेंगे और अमन अमान की सूरत हाल पर हम जो बात कर रहे थे कि अभी पुलिस, मुझे लगता है कि पुलिस की मसरूफियात क्योंकि दूसरी तरफ हैं शहर में, जो पीछे पूरे एक हफ्ते हालात रहे, आवाम चोरों के रहमो करम पर रहे, स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ गया है कि लोग परेशान हैं। चीज़ों की अब एहतियात करनी चाहिए और पुलिस को बिला शिरकत गैर के मर्द खतून है इन जराइम पेशों के खिलाफ जो है वो सरबकफ होना चाहिए। पुलिस की आला क़यादत को इस पर सर जोड़ना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान है आज के दौर में, गाड़ी कोई नहीं ले नहीं सकता है। सही बात है। मतलब कोई राव जैसा ही बंदा हो तो ले सके, हम लोग तो नहीं अफोर्ड करते।
तो मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे टॉपिक सेट है ना, मेरे पास टाइम कम है। बीइंग अ वुमेन मुझे अफसोस हुआ ये फुटेज देख के कि मतलब आप खवातीन भी इस तरह का काम कर आपको भी अफसोस हुआ कि ऑब्वियसली मेरे लिए नई फुटेज है। मैं आमतौर पर खवातीन के हवाले से 10,000 फुटेज आती है। राव साहब, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। चोरी की वारदातों की ये मुख्तलिफ हम देखें दुकानों में ये इस तरह का, लेकिन कार चोरी के हवाले से या बाइक चोरी के हवाले से ये बात करें तो मैंने वैसे ये फुटेज फर्स्ट टाइम एवर देखी है। अपनी नौयत का ये अनोखा वाकया। थैंक यू सो मच राव साहब। आमिर भाई, नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पोलियो से पाकिस्तान हम सबका ख्वाब है। टाइम टू टाइम कैंपेन चलाई जाती है और इस कैंपेन का मकसद क्या होता है जी? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मुतल्लिका टारगेट जो है वो पूरा किया जाए। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और हमेशा हम देखते हैं, बल्कि कामयाबी भी हासिल हुई है बहुत दफ़ा, लेकिन अगेन जब हम सैंपल्स देखते हैं, लिए जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पोलियो पॉजिटिव आ जाता है। इसके लिए जहाँ पर पोलियो टीमें मुतहरिक हैं वहाँ पर हम सबका ताउन बहुत दरकार है, पेरेंट्स का ताउन बहुत दरकार है। एज ए सोसाइटी हम सबको मिलकर इस चीज़ पर जो है काम करना है, तभी जाकर हम इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे एक चीज़ कि पोलियो का मर्ज़ ला इलाज है। आपके बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी मिल जाती है अगर आप ये 2 ड्रॉप पोलियो के कतरे जो हैं अपने बच्चे को नहीं पिलाते। अब फैसला आपने करना है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। आज का प्रोग्राम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मकसद क्या है इस मुहिम का और पोलियो किस कदर ख़तरनाक बीमारी है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, मैं तारुफ कराना चाहूँगी खिज़र अफजाल चौधरी, सरबराह पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम, डॉक्टर नासिर राना, जनरल सेक्रेटरी पंजाब पेडियाट्रिक एसोसिएशन। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे खिज़र साहब आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप सरबराह हैं पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के। ये प्रोग्राम शुरू क्यों किया जाता है, किन बुनियादों पर डिज़ाइन किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पोलियो प्रोग्राम जो है जी वो हमने 94 से स्टार्ट किया हुआ है जी पाकिस्तान में। ये जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है नेशनल हेल्थ सर्विसेज, उसके ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम है, पूरे पाकिस्तान में चलता है। हमारा एक एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है फेडरल लेवल पे, और उसके बाद फिर 4 सूबों में 4 एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं। ये जो प्रोग्राम है जी, ये कोलैबोरेशन है पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारे मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज़ की, और इसका बेसिक मकसद यही है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है जहाँ पे आज भी पोलियो का वायरस मौजूद है। और मकसद इस प्रोग्राम का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को हमने पोलियो से पाक करना है, क्योंकि पोलियो जैसे आपने खुद अभी आप फरमा रही थी कि एक लाइलाज मर्ज़ है, उम्र भर की माजूरी है, और उसके साथ साथ ये है कि पूरी दुनिया में क्योंकि मर्ज़ ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान आज भी जो है वो पोलियो के वायरस की वजह से बहुत सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उस पर लागू की हुई हैं। तो ना सिर्फ हमारी एक बेहतर सेहत के लिए, एक सेहत आमा के लिए हमारे बच्चे माजूर ना हों, ज़रूरी है कि पोलियो का प्रोग्राम रन हो और पोलियो का ख़ात्मा हो पाकिस्तान से, और वैसे भी एक्सेप्टेंस जो है पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम इस वैक्सीन वायरस के कैरियर्स ना हों और यहाँ से पूरी तरह ख़त्म हो। सही। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये रोशनी डाल दीजिएगा, पेरेंट्स को अभी भी हम कह रहे हैं इतना दौर जदीद हो चुका है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि रिलक्टेंट है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से। कोई इसका नुकसान अभी तक, कोई ऐसा मरीज़ जो कि पोलियो के कतरे पीने से मुतासर हुआ हो, आपके पास ऐसा कोई केस रिपोर्ट हुआ हो, तो प्लीज़ उन लोगों के जहन नशीन कर दे जिनके जहन में प्रॉब्लम है कि जी ये कतरे जो हैं पीने से हमारा बच्चा बीमार हो जाता है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। हम ये सारी बातें लोगों को इंडिविजुअल समझाते रहते हैं, जो भी आते हैं हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इंडिविजुअली सवाल करते हैं, बच्चे, पेरेंट्स, इवन डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, हम उनको समझाते रहते हैं। लेकिन मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि बड़े फोरम पे ये हम बात करें, ताकि इस तरह हम एट ए मतलब सेम टाइम बहुत सारे लोगों को तो मैसेज अपना कन्वे कर सकते हैं। जब अगर कोई जैसे अगर कोई सुनता है 10 लाख 15 लाख लोग सुनेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज चला जाए और उनको समझ भी आ जाए। हम जिसको इंडिविजुअली समझाते हैं उसको तो समझ आ जाती है। अच्छा, अब ये है कि चूँकि ना काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में पोलियो के इस तरह जो आप सबने प्रॉपरली फुल ब्लोन डिजीज़ वाले केस नहीं हुए, तो आम तौर पे लोगों का ये होता है कि जो चीज़ ना देखी हो ना, जो बीमारी आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है आवाम की, वो 2 4 5 सालों में भूल जाते हैं कि जो कोई नुकसान भी होता है कि नहीं। वो कहते हैं ये ऐसे ही आते हैं, पला के चले जाते हैं, कोई इशू नहीं।
जबकि किसी ज़माने में आज से 40-50 साल पहले एक एक साल में डेवलप्ड कंट्रीज़ में 30-30, 40-40 हज़ार केसेस पोलियो के सालाना हुआ करते थे। डेवलप्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्री का तो पूछें कुछ ना क्या हाल था और कितनी ज़्यादा अमवात होती थी। ग्रेजुअली उन्होंने कंट्रोल किया, फिर उन्होंने कंट्रोल क्या किया, उन्होंने तो रेडिकेट ही कर लिया। वो जिसके पीछे पड़ते हैं फिर वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं। अब रह गया पाकिस्तान में मसला, तो चूँकि बहुत सारे लोगों का अब कॉन्सेप्ट साइंस के बारे में, चीज़ों के बारे में कोई पुरानी मिथ्स चलती रहती हैं। जैसे अभी भी लोगों को किसी को ज़्यादा बुखार हो, खसरा निकला है, तो लोग कहते हैं जी इसको कंबल में लपेट के घर में से लटाई रखें कि इससे ख़त्म हो जाएगा। उसके बेशक खसरे का नमूनिया हो जाए, उसको गर्दन तोड़ बुखार हो जाए, लोग बाहर नहीं लेके निकलते। तो ये इसका जो है पोलियो को पिलाने से इतनी दफ़ा साल में कैंपेन्स चलती हैं, रूटीन की 5 डोजेस पिलाई जाती हैं। हमारे एक एक शहर में, लाहौर जैसे शहर में 30-35 लाख बच्चे हैं, या बाकी कंट्री में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कभी कोई नुकसान सामने नहीं आया। इतने ह्यूज नंबर को हम पिलाते हैं। 2 महीने बाद मुहिम चल रही है, 3 महीने बाद चल रही है, आप रिपीट कर लेंगे डोज, तो इसका नुकसान आपके बच्चे? इसका कोई नुकसान नहीं, इसका बल्कि फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि देखें, रूटीन में जो इम्यूनाइजेशन हो रही होती है ना, अगर कोई बच्चा मिस हो गया, अब वाइल्ड वायरस, अगर किसी पानी, गंदा पानी पीने से किसी में वायरस आया है, आके निकल गया है, अब उसे सर्कुलेट करना है। अगर तो सारे बच्चे, बाकी या मेजॉरिटी इम्यून होगी, तो वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा, वायरस ख़त्म हो जाएगा। अगर वो नहीं होगी, लोग सारे इम्यून मेजॉरिटी नहीं होंगे, तो किसी ना किसी में वायरस जाके बीमारी भी कर सकता है और प्रॉब्लम भी कर सकता है। अगर एट ए वन गिवन टाइम हम सारों को बुलाते हैं कि अगर कहीं से वायरस, पोलियो का वायरस आया भी है, तो इसी में उसका साइकिल जो सा ब्रेक हो जाए। जब साइकिल ब्रेक होता है तो फिर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सारी वायरल बीमारियां या बैक्टीरियल बीमारियां का साइकिल ब्रेक करने से खत्म हो जाती हैं। सही। खिज़र साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, पेरेंट्स का कंसर्न रहता है ना कि जो डोर टू डोर टीमें आ रही हैं, उनके पास वो जो कोल्ड स्टोरेज है वो मुनासिब है भी या नहीं है, क्योंकि इसको एक आपको मिनिमम टेम्परेचर जो है उस पर रखना होता है। सो आप इंसदादे पोलियो मुहिम के सरबराह भी हैं पंजाब के, इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जाता है? कुछ लोगों के जहन में ये बात होती है कि पता नहीं इसको सही तरीके से महफूज जो SOPs हैं उसके अकॉर्डिंग किया भी होगा या नहीं, अगर हम अपने बच्चों को पिला दें उसका नुकसान ना हो जाए। सो इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जाता है? देखिए जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं। ज़ाहिर बात है कि वो बच्चों की सेहत के लिए उनको एप्रीहेंशंस होती हैं कि शायद इस वैक्सीन से कोई नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब ने जैसे पहले भी क्लियर कर दिया। जो मैडम कोल्ड चेन की आप बात कर रही हैं जी, कोल्ड चेन वैक्सीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और वैक्सीन की पाकिस्तान में आमद से लेके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला देने तक उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रखी जाती है, और उसका एक प्रॉपर उसकी SOPs है, रेफ्रिजरेशन है, उसके बाद हमारे जो आइस बॉक्सेस हैं उनके अंदर कितने हमने आइस पैक्स रखने हैं, वो सब SOPs जो हैं वो ऑलरेडी लेड डाउन है। यानी आपने अपने स्टाफ को ट्रेन किया? जो ट्रेनिंग्स होती हैं मैडम, उनमें उनको ये चीज़ बताई जाती है, और जो वैक्सीन है, जो वाइल है मैडम, वो इटसेल्फ बताती है कि मैं ठीक हालत में हूँ या नहीं हूँ। उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क होता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर वो वैक्सीन ठीक है तो उसके कलर जो है उसकी रंगत डिफरेंट होगी। अच्छा। और अगर उसके अंदर कोई ख़राबी आ चुकी है या उसकी कोल्ड चेन में कोई प्रॉब्लम रहा है तो उसकी रंगत बदल चुकी होगी, जो कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देता है कि ये वाइल ठीक नहीं है और अब इससे कतरे नहीं पिलाए जाने चाहिए। और हम अपनी टीम्स को ये बताते हैं कि वो पेरेंट्स को वो वाइल भी दिखाएं और बताएं उनको कि ये वैक्सीन जो है बिल्कुल ठीक है और उसको पिलाने से उनके बच्चे को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सही। तो यहाँ पर भी आपको गाइड कर दिया गया है कि क्या इसकी निशानी है कि वो वैक्सीन ठीक है या नहीं है। हम यही चंक अपने सोशल मीडिया पे भी अपलोड करेंगे ताकि जो कर चुके हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। यानी आपके पास ये इख्तियार है कि आप चेक करें उस वैक्सीन को, फिर अपने बच्चे को पिलाएं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं पोलियो से पाकिस्तान हम सबका ख्वाब है, इसको हमने यकीनी बनाना है और आप लोगों को हमने कायल करना है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नासिर राना साहब से मैं जानना चाहूँगी, अगर आपने 1-2 दफ़ा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए, चांसेस हैं कि वो पोलियो के मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं, और ये मर्ज़ प्रेजेंट किस तरह से करता है, मुझे ये भी बता दीजिएगा। उससे पहले ना जो आपने कहा था कोल्ड चेन मेंटेनेंस के इश्यूज़ क्या हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रूटीन की वैक्सीन है ना, जो ओरल मतलब जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ये रूटीन में 5 दफ़ा दिए जाते हैं और प्लस अब तो 2 इंजेक्शंस भी लगते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वो वैक्सीन कंप्लीट करा लेते हैं ना, 99% चांस है कि उनके बच्चों को कुछ नहीं होता।
और सारी दुनिया में ऐसे होता है। सही। जो जो दुनिया में बच्चे हैं रूटीन की वैक्सीन पूरी कर लेते हैं, तो उनके तो यहाँ पे इस तरह जैसे इम्यूनाइजेशन डे हम मनाते हैं, मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मसला ही तब बनता है कि लोग वो रूटीन की कंप्लीट नहीं करते। जब रूटीन की कंप्लीट नहीं करते तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे भी आपने कहा जो 2 डोजेज़ अगर 2 दफ़ा पिला दें, देखिए 2 दफ़ा से तो इम्यूनिटी जो सी होती है ना, वो इसी तरह होती है जैसे अभी लोगों को शायद पहले इतना आइडिया नहीं था, कोविड के बाद उनको आइडिया होना शुरू हो गया बेहतर कि एक टीका लगा, कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हुई बॉडी में। जब दूसरा टीका लगा तो बॉडी ने खुद मज़ीद क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की कि अब वो वायरस अगर आएगा तो उस पर बॉडी पर असर नहीं करेगा। तीसरे से मज़ीद आ गए। इसी तरह पोलियो का होता है, 5 डोजेज़ देनी होती हैं। इसमें जितनी दफ़ा देते जाते हैं बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अगर उसको वायरस आ जाए कभी तो वायरस उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। तो जो एक्स्ट्रा डोजेज़ देते हैं हम, जैसे SIA मनाते हैं, इम्यूनाइजेशन डे मनाते हैं, वो तो एक एक्स्ट्रा डोजेज़ है ना, उन एक्स्ट्रा डोजेज़ से तो आपको मज़ीद बेनिफिट होता है। और सेकेंडली आपने पूछा था कि प्रेजेंट किस तरह करते हैं। देखिए प्रेजेंट एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके मल्टीपल तरीके हैं प्रेजेंट करने के। जो मोस्ट लीथल या अल्टीमेट है ना, वो होता है कि जिसमें आप समझ लें कि उसकी वीकनेस आ जाती है और डिसेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों को 95% बच्चों को तो सिर्फ अगर वायरस आएगा भी, हल्का सा बुखार, गला ख़राब, सर दर्द, दैट्स इट, ख़त्म। फिर बाकी कुछ % ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, कुछ साइन सिम्टम्स आ जाएं। उससे भी मज़ीद यानी 100 बच्चों को वायरस लगा है तो एक को चांस है कि अब उसकी वीकनेस यानी आप समझ लें कि कोई लिम्ब की डिसेबिलिटी है आ गई है, लंगड़ापन आ गया है या कोई अपाहजपन आ गया है, कोई इस तरह की चीज़ आ रही है। वो बहुत रेयर मतलब एक रेयर चीज़ है। लेकिन 100 बच्चों को भी पोलियो कहाँ होता है, ये तो लाखों में जाके किसी को हो तो फिर चांस बनता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसने रूटीन की इम्यूनाइजेशन भी पूरी कर ली है ना, उसको डरने की ज़रूरत नहीं, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी खिज़र साहब, आपको क्या लगता है 12 मुहिम शुरू की जाती है, गैप कहाँ आ जाता है? क्या लोगों के एंड से कोई प्रॉब्लम आता है या कोई बाहर से लोग आ जाते हैं दूसरे शहरों से, वहाँ से गैप आ जाता है? हमारे टारगेटेड 1-2 एरियाज़ ही हैं जहाँ से पॉजिटिव आते हैं सैंपल, ऐसा क्यों है, वो एरिया क्यों? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं जी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब 2020 अक्टूबर से लेके अब तक पोलियो फ्री है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं हुआ अभी तक और KP में पोलियो वायरस के केसेस इस साल भी एक केस आ चुका है, लास्ट ईयर भी थे और उससे पहले भी। तो हमारे पास जो पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन है वो हाइपोथेसिस हमारा ये है कि वो KP से जो पॉपुलेशन की मूवमेंट है उसके थ्रू होता है। और अगर हमारे इन्वायरमेंटल सैम्पल्स जो हमारे पॉजिटिव आते हैं हम उनका भी एनालिसिस करें तो वो ज़्यादातर उन यूसीज़ में है जिसमें हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन, जिसको हम पश्तून पॉपुलेशन कहते हैं, वो सेटल्ड है, वो वहाँ पे ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। उसके लिए हमारी प्लानिंग इस तरह से है कि जी हमने जो हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं विद KP, हमने 21 जगह पे अपनी ट्रांजिट टीम्स तैनात की हुई हैं और उनको वहाँ पे तैनात करने का मकसद ये है कि जितनी भी मूवमेंट बच्चों की KP से पंजाब में और पंजाब से अगेन बैक टू KP है, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। वो राउंड द क्लॉक हमारी टीम्स वहाँ पे 21 जगहों पे मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारे 3 वेरी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी, उसकी 13 सिलेक्टेड यूसीज़ हैं जहाँ पे हमारी KP से पॉपुलेशन की सेटलमेंट ज़्यादा है। वहाँ पे भी हमने अपने जो ऐसी ट्रांजिट टीम्स जो कि अदर देन कैंपेन्स भी वहाँ पे मौजूद रहती हैं, उनके थ्रू वैक्सीन का हम एहतमाम करते हैं। बट क्योंकि वायरस की मूवमेंट जो है वो थ्रू पॉपुलेशन फ्रॉम KP टू पंजाब वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लाहौर की बात करें तो एवरेज कुछ 100 के करीब बसें जो हैं वो डेली KP से आती हैं जी लाहौर में। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की मूवमेंट है तो हमारी कोशिश ये है कि वो सारी की सारी पॉपुलेशन जो पंजाब में दाखिल हो रही है KP से, उसको हम वैक्सीनेट करते रहें। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जी। मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि अक्टूबर 2020 से ऑनवर्ड हमारे पास कोई पोलियो का केस नहीं है और अगर कहीं पे इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आए भी हैं तो हमने उस पर बर वक्त अपनी जो कार्रवाई करके वायरस की सर्कुलेशन को हमने जो है जी वो रोका है। सही। डॉक्टर साहब, मुहिम शहर में चल रही है, आपका पेरेंट्स के लिए मैसेज क्या होगा? देखिए जी, एक तो पेरेंट्स के लिए मेरा क्लियर कट मैसेज ये है कि ये जो मुहिम चल रही है ये उनकी बेहतरी के लिए चल रही है, उनके बच्चों की बेहतरी के लिए चल रही है। अगर यही वैक्सीन उनको पे करके करानी पड़े तो एक एक ड्रॉप की दफ़ा उनको शायद कि 2-2, 4-4 हज़ार देना पड़े। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से है तो लोगों का ख्याल है कि शायद इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं, तो उनको समझना चाहिए इस वेरी इंपॉर्टेंट
ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उनके जो बाकी इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर वो, जैसे मैंने पहले कहा कि वायरस अगर आता है वहीं पर उसका ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए जब भी वो आएँ पिलाएँ। अगर किसी को, जैसे ये सवाल हमसे भी लोग अक्सर करते हैं, धूप में आगे जी पोलियो वर्कर्स आगे पिला लें, मैं उनको कहता हूँ कि अगर से फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने 5 डोजेज़ वो और 2 इंजेक्शंस लग चुके हैं और 2 दफ़ा पहले भी पोलियो ड्रॉप्स ले लिए, अगर इस दफ़ा कोल्ड चेन में कोई इशू भी उनको लगा है, तो ज़्यादा से ये होगा ना, उस दफ़ा की वैक्सीन का असर कम होगा, नुकसान तो कोई नहीं है, उसको फिर भी पिलाएं, क्योंकि फ़ायदा होने का चांस तो फिर भी बहुत ज़्यादा है कि 80% 90% चांस है। अगर 10% उनको ख्याल है कि शायद उसकी एफिकेसी कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसको पिलाएं, ताकि एक सिस्टम चले और सारे लोग एट वन गिवन टाइम सारे बच्चों को पिलाई जाए और वायरस वहीं पे ख़त्म हो जाए। ऐसे ही है। फिर साहब, आपका मैसेज क्या होगा? बिल्कुल जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि ये पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि ये उनके बच्चों और उनके लिए जो है ये हुकूमत की एक काविश है, उनके बच्चों को सारी ज़िंदगी की माजूरी से बचाने के लिए है। और वैक्सीन जो हमारी है वो WHO सर्टिफाइड वैक्सीन, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और दुनिया के 212 मुल्कों में से अगर वायरस ख़त्म हुआ है तो इसी वैक्सीन को पीने की वजह से ख़त्म हुआ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये उनके बच्चों की बेहतरी के लिए, जब भी पोलियो टीम उनके पास आए, अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं। सही। सो आपका ताउन दरकार है इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए, और आपके बच्चे के मुस्तकबिल का ही सवाल है, क्योंकि ये 2 कतरे आपके बच्चे की ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी के हैं। सो प्लीज़ ताउन कीजिए इन टीमों के साथ, इनका साथ दीजिए और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ज्वाइन करते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं तमाम मुसलमानों के सबसे बड़े ख्वाब के हवाले से, हज। हर मुसलमान का ख्वाब है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज की सादत हासिल करे, लेकिन क्या किया जा सकता है? सरकारी हज भी इतना महंगा हो गया, प्राइवेट हज करने की सकत मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल ही लोगों में रह गई है। लेकिन जी जिसका बुलावा अल्लाह ताला के घर से हो, सो अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला है, वसीले बनाने वाली वो ज़ात है, तो पता भी नहीं होता कि कब किसकी हाज़िरी जो है वो यकीनी हो जाती है। सो हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हज की सादत जो है हासिल करे और नसीब फरमाए। हम सब लोगों का ख्वाब भी यही है। आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं हज परवाज़ों का आगाज़ कब से हो रहा है, प्राइवेट हज अगर आप करना चाह रहे हैं तो क्या बजट है, सरकारी हज का बजट क्या है, और आज़मीन हज के लिए खुसूसी हिदायत क्या है। हमारे साथ नवीद मलिक साहब, हेड ऑफ ट्रैवल 92 मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नवीद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। नवीद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये मौजूदा महंगाई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो आज़मीन की तादाद भी कुछ कम हुई है? बिल्कुल, जैसा कि आपने भी फरमाया कि हर साल जो है ना वो ख्वाहिश लोगों की होती है कि हम जाएँ, करोड़ों लोग ख्वाहिश करते हैं, लाखों लोग हज करते हैं इसमें, तो हर दफ़ा यही होता है। इस दफ़ा भी ऐसा ही है, मगर महंगाई की वजह से इस दफ़ा ये रेशो कम हो गई है। इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है कि आप ये देखें कि इस दफ़ा जो सरकारी हज का कोटा था वो 80,000 के करीब था, 80,000 उसके वो अपना, तो वो 72,000 के करीब लोगों ने उसको एप्लीकेशंस दी हैं। सरकारी हज के कोटा पूरा 11,75,000 का जो था ना, एक टाइम ये था कि कोटा पूरा हो जाता था और दरख्वास्तें लोग देते लास्ट टाइम भी होता है और हर साल ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है कि अदरवाइज बैलेटिंग होती थी कि आपने जो कोटा आपके पास 50,000 लोगों का है या 60,000 लोगों का है, तो उसमें 1.5 से 2 लाख लोग अप्लाई करते थे, तो बैलेटिंग के थ्रू आपको वो होता था, खुशनसीब जो लोग होते थे वो निकलते थे इसमें। इस दफ़ा 10% इन्होंने कोटा वापस किया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ क्योंकि बहुत महंगा हज हो गया। 11,75,000 एक अमाउंट है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये सरकारी हज, ये सरकारी हज है। सो ये सरकारी हज है जी। 11 क्या बताया आपने? 11,75,000 11,75,000 रुपये सरकारी हज अगर आपने करना है तो। अब आ जाए जी प्राइवेट हज की तरफ। प्राइवेट हज का भी सेम यही है। मेरी एक अपना बहुत बड़े टूर ऑपरेटर से बात हुई जो हज लेके जाते हैं, उनके पास कोटा था 300 लोगों का कोटा। लास्ट ईयर उन्होंने कहा जी कि हमने ये कोटा 1 माह में पूरा कर लिया था, इस दफ़ा 2 माह हो गए अनाउंसमेंट हुए, अभी तक वो 50% भी नहीं कर सके, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो 15 लाख से 20 लाख और मैक्सिमम 20 to 23 लाख तक था। इस दफ़ा वो 30 से 35 लाख पे चला गया है।
प्राइवेट हज जो है 30 से 35 लाख, के मतलब दरमियान। 25 में आप बड़ा वो जो है अपना बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में आते हैं। ए से बी वाले जो हैं वो 30 से 35 में जा चुके हैं वो। यानी आप फुल प्रोटोकॉल के साथ हज करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास 30 से 35 लाख रुपए तो होने चाहिए। बिल्कुल। नवीद साहब, कौन जाएगा प्राइवेट हज करने? यही वजह है कि इस दफ़ा लोग जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। डॉलर्स की वजह से एक्चुअली हमारा सारा इफेक्ट आता है। सही। तो अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि हज के दिनों की वो लोग जो है वो तादाद देखकर ना, कोई 10 दिन के लिए जा रहा है, कोई 15 दिन के लिए जा रहा है, इस पे भी मैटर करता है कि आपके पैसे कुछ कम ज़्यादा होंगे? अच्छा, जो सरकारी हज वाले जाते हैं वो तो नॉर्मल डेज़ के लिए जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट जो स्टार्ट हो रही है इस दफ़ा वो 21 मई से स्टार्ट हो रही है। 21 मई से 22 जून तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। 31 दिन का तकरीबन ये ऑपरेशन है, उसमें लोग जाएंगे। जो प्राइवेट हज वाले होते हैं वो 10 दिन से लेकर 20 दिन तक करते हैं। 10 से अपना 14, 20 डेज़ वो इतने दिन के लिए करते हैं। सही। तो मगर उनका पैकेज बहुत महंगा होता है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि दिन कम ज्यादा करने से भी पैकेज जितने दिन कम होते हैं प्राइवेट में उतना ज़्यादा उनका होता है पैकेज वो। अच्छा, उतना महंगा होता है। तो यहाँ पे देखें जी, उल्टा हिसाब है। कुछ वेदर कंडीशन बताइएगा, आज़मीन के लिए खुसूसी हिदायत बताइएगा, क्योंकि जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने खुशकिस्मतों को चुन लिया है वो तो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सो कैसी तैयारी होनी चाहिए? अच्छा जी, आपको पता है कि ये वेदर जो है ये सारा बड़ा आगे वो ह्यूमिडिटी और बड़ा वो गर्मी होगी वहाँ पर, तो हजाज के लिए ये होता है कि उन्हें लाजमी जो सामान में चीज़ें रखते हैं, एक अम्ब्रेला वो ज़रूर रखते हैं अपने साथ। वो हम भी यही हिदायत करते हैं कि लाजमी रखें। वो बड़े हल्के फुल्के से लाइट से वो अपना ड्रेस रखें अपने साथ। एहराम लाजमी 2 रखें वो अपने पास। अच्छा जी, 2 होने चाहिए। 2 लाजमी होने चाहिए, क्योंकि एक में आप किसी वक्त कुछ अपना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास दूसरा एहराम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हम उन्हें हिदायत ये भी करते हैं कि आप अगर जा रहे हैं तो आपके पास वैसे आजकल जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें वो, क्योंकि उसमें ग्रुपिंग्स बन जाती है आपकी। आप उसमें इजीली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, आपको वो चीज़ें आ जाती हैं, आपके शेड्यूल आ जाते हैं। जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो शेड्यूल आपको शेयर करते रहते हैं, उसमें स्मार्टफोन के जरिए वो मुमकिन होता है। सही। तो वो भी हम कहते हैं कि लाजमी इसमें चलें, ऐड ये भी रखें। बहुत अच्छी चीज़ आपने मेंशन कर दी है। कुछ इसके अलावा ज़रूरी सामान, जिसमें पानी की बोतल, ज़रूरी सामान में लोग कहते हैं जूतियाँ भी वहाँ जाके घूम, देखिए जूतियाँ भी घूमती हैं, आपके बैग भी घूमते हैं। हम कहते हैं कि जब आपने जो बैग आप कैरी साथ कर रहे हैं, या तो उसमें कोई आप ऐसी खास निशानी लगा लें, कोई रैपिंग उस पर ऐसी कर दें, क्योंकि हज़ारों बैग में आपको अपना बैग ढूंढना भी बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है। सही। जो वहाँ पे आलम होता है, तो आप उस पर रैपिंग ऐसी कर लें कि आपको ईजिली आप उसको शनाख्त कर सकें उन बैग्स को। उसके अलावा एयर टाइट जो होते हैं बैग्स वो लाजमी साथ रखें। पानी की बोतल साथ रखें आप अपने, उसमें वो चीज़ें आप अपनी, और वो सन ब्लॉक लाजमी रखें अपने साथ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वेदर की कंडीशंस है वहाँ पे आपके फेस पे, और वो सारी ज़रूरी है आपको चीज़ें, क्योंकि आपने काफ़ी डेज जो वो धूप में गुजारने हैं। सनबर्न बिल्कुल हो सकता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एयरपोर्ट से जाते हुए आते हुए वहाँ पर अपनी सामान की हिफाजत करना, रश नवीद साहब बहुत ज़्यादा है। सो खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए, कोई आपके बैग में चीज़ रख दे, उसके लिए बड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है। आपने इंश्योर करना है कि आपका सामान जो है आपके सामने ही पैक हुआ है सारा। आप उस पर रैपिंग करवाएं, लाजमी करवाएं। प्लस आप अपने दस्तावेज़ात की, मैं कहता हूँ इस दफ़ा कॉपीज एक्स्ट्रा साथ हर बंदा रखा करे। पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी, टिकट की कॉपी, आपकी जो भी है कोई इमरजेंसी। अच्छा, ये बड़ी खुसूसी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपके वहाँ पे बेतहाशा ऐसे लोग होते हैं जिनके पासपोर्ट गुम हो जाते हैं, बैग गुम हो जाता है, उसमें उनके तमाम ज़रूरी सामान होता है। तो एक सेकंड ऑप्शन भी उनके पास होनी चाहिए, उनकी चीज़ें होनी चाहिए। एटलीस्ट वो किसी को शो कर सके, जी मेरा ये पासपोर्ट था, मेरी ये टिकट थी। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप एक्स्ट्रा कॉपी साथ रखें हर चीज़ की। बच्चों को अगर कोई साथ लेके जा रहा है तो उनके लिए कुछ स्पेशल आप इंस्ट्रक्शन जारी करना चाहें? वैसे तो मैं कहूँगी इबादत करने अगर आप जा रहे हैं तो बहुत छोटे बच्चे लोग वैसे लेके भी नहीं जाते, मगर कुछ मजबूरी में ले जाते हैं, तो उनके साथ इबादत का वो मज़ा नहीं होता वहाँ पर ओबियसली, क्योंकि उनकी भी केयर करनी पड़ती है आपको साथ में। मगर फिर जाते हैं लोग, कुछ मजबूरी जिनकी होती है नहीं छोड़ के जा सकते, वो लेके भी जाते हैं उन्हें। ऐसे ही है। सो आपको इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। मुझे ये बता दीजिएगा, तमाम मनासिक हज के लिए जो आपको लगता है थोड़ा मुश्किल मरहला होता है, आपने हुज्जाज कराम को गाइड करना होता है कि ये 1-2 ऐसे मनासिक है जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, तो वो किस तरह से आप गाइडलाइन जारी देखें? जो ये 8 ज़िल हज चल के 12 ज़िल हज तक होता है ना, ये तो मुश्किलात ही होती हैं आपकी, क्योंकि आप चल पड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप मैदान अरफात की तरफ हैं, आप अपना मीना की तरफ हैं, तो टोटल ये तो आपका प्रोसेस जो है वो है इतना सख्त प्रोसेस है कि उसमें तो आपने गुजरना ही है। एहतियात कोशिश यही होती है कि आप मतलब है कि अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करें कि आप देखें वहाँ पे जो आलम होता है, रश का आलम होता है, उसमें आपको पता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा वो इंजरीज भी होती हैं, ये वो, मगर बाकी यही है कि
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा लोग कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि गर्मी की वजह से ही बहुत सारे लोग बेहोश होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन आपको साथ लेके जाने की परमिशन होती है जो आपकी फर्स्ट एड के तौर पे काम आ जाए, कुछ बैंडेज वगैरह, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो फौरी फर्स्ट एड का सामान। देखिए बैंडेज आपके पास होनी चाहिए, पेन किलर्स आपके पास होनी चाहिए, फ्लू फीवर की मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं है, आप एक नॉर्मल क्वांटिटी की उसको अपने पास रख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो वो ओबियसली वो उस पर ममानत होती है, मगर आप एक नॉर्मल क्वांटिटी जो होती है, एक एक दो दो पत्ते आपने रख लिए, 4 चीज़ें स्टिप्स रख ली, वो ठीक है। मुझे कोविड वाला टाइम याद आ रहा है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड हैं, पोलियो वैक्सीनेशन से रिलेटेड हैं, कुछ अच्छा हाजियों के लिए इस दफ़ा उन्होंने टेस्ट फिर करार दे दी है। अच्छा ठीक है, जो आएंगे जो ट्रैवल से पहले उनके पास टेस्ट उनका होना चाहिए कोविड का। वैसे तो तमाम शिक्षण खत्म हो चुकी हैं, मगर एक उन्होंने रखी है क्योंकि ओबियसली वहाँ पर 20-25 लाख का जो होता है वो आपको पता अपना आवाम होती है वहाँ पर, तो उनके लिए वो ज़रूरी उन्होंने कर दिया कि वो लाजमी टेस्ट करवाएं आने से पहले। अब आपका ट्रैवल एजेंट पर बाएतमाद होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपका राब्ता पीछे रहना, अगर आपको कोई मसला होता है तो आपकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ऑब्वियसली वो आपके ट्रैवल यही हमारी एडवाइस होती है हमेशा लोगों को कि ऐसा बाएतमाद आप ट्रैवल अरेंजर ट्रैवल एजेंट साथ रखें। मोस्टली बहुत अच्छे जो ट्रैवल एजेंट हैं वो जाते हैं खुद साथ, और आपको मतलब है कि लोगों को वेरीफाई करना चाहिए 2-3 जगहों से कि इनकी रेपुटेशन कैसी है, नाम कैसा है। तो बहुत से ऐसे हैं जो बहुत अच्छा हज करते हैं, करवाते हैं हर साल, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए कि वो आपसे हर वक्त टच रहता है वहाँ बंदा। सारा आपने पैसा लगाना है तो भाई आपको इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना, प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, पूरे तमाम जो लोग हैं उन पे ट्रस्ट करें ताकि आप खैर से जाएं और खैर से वापस आ सके। उम्रे की परवाज़ें बंद हो चुकी हैं? उम्रे की परवाज़ें बंद हो चुकी हैं क्योंकि अब 21 से फर्स्ट फ्लाइट है, आज से कुछ 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद तो वो हज स्टार्ट हो चुका है वहाँ पर। अब उम्रे वाले सिर्फ वापस आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। सही, अब फ्लाइट्स वापस आ रही हैं, अब परवाज़ें जा नहीं रही हैं। सो आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश ये है जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग जिनको अल्लाह ताला ने इस दफ़ा हज के लिए चुन लिया है, आप लोग तमाम इन गाइडलाइन पर अमल कीजिए, खैर से जाएं, खैर से वापस आएँ, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। नबी साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। कोमल वाहिर मौजूद होंगी, बाहर के मौसम की सिचुएशन बता रही हैं और आज दिन भर क्या टेम्परेचर रहेगा। कोमल की तरफ चलते हैं जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। इस वक्त भी आसमान जो है वो बादलों की लपेट में है, ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है, जहां हमारे शहरी बहुत ज़्यादा पुरसुकून और खुश नज़र आ रहे हैं, खिलखिलाहट उनके चेहरों पर नज़र आ रही है। वहीं जो हमारे पौधे हैं वो भी इन ठंडी ठंडी हवाओं में झूमते हुए नज़र आ रहे हैं और शहर लाहौर के बासियों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। वहीं बात की जाए इन महकते फूलों की खुशबू के हवाले से तो शहर लाहौर में महकते फूलों की खुशबू भी फ़िज़ा को काफ़ी मुअत्तर कर रही है और शहरियों के लिए, शहरियों की सेहत के लिए ख़ासतौर पर बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त टेम्परेचर भी तकरीबन जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई नहीं की जा रही। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज बहुत ज़्यादा आलूदा देखा जा रहा है और AQI की मजमूई शरह 189 रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया जी आपका। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करते हैं इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुश आमदीद और सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आप इस टाइम डिसाइड कर रहे होते हैं कि घर में आपने आज खाना क्या बनाना है, तो सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं। सेगमेंट है आज के भाव। ओपन मार्केट जिसे आप कहते हैं जी, आपके घर की करीबी मार्केट, और वहाँ पर आपको सब्जियां किस कीमत पर मिलेंगी। हम चलते हैं, मायदा इस टाइम मौजूद है हमारे साथ। ओवर टू यू मायदा। बिल्कुल, इस वक्त सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि आपने जो है फ्रूट्स की कीमतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि वो सफ़ेदपोश तबके क्या हर बंदे की पहुँच से बाहर हो चुकी है। ये एक 500 का नोट है मेरे पास, इसमें हमने आज सब्जियाँ खरीदनी और देखना ये है कि इस 500 में पूरा दिन में गुजारा हो सकता है। इस 500 रुपये में मुझे सब्जियाँ कर दें, वो सब्जियाँ कीजिएगा जो एक घर में जो है वो पक सके और सारा ख़ानदान उसमें खा भी सके। उससे पहले जो आपको थोड़े रेट भी बताती चलूँ, इस टाइम प्याज जो आप देख रहे हैं इसके बगैर कोई हांडी अधूरी है। इसकी कीमत इस टाइम यहाँ पर 80 रुपये बताई जा रही है। और ये टमाटर, ये वाहिद वो मसाला है जिसके बगैर ना तो खाने में वो जायका आता है और ना ही इसके बगैर कोई हांडी जो है वो मुकम्मल होती है। इसकी कीमत भी यहाँ पर 60 रुपये बताई जा रही है। उसके अलावा भिंडी हो गई, करेले हो गए, तोरियाँ हो गई, इनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में
नज़र आ रहे हैं, दुकानदार मौजूद है। मुझे बताएं आपने मेरे लिए कौन कौन सी सब्ज़ी जो है वो की है, और यहाँ पर जब लोग खरीदने के लिए आते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन तो कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए किया है, 2 किलो प्याज की है, 1.5 किलो तोरी की है, 1 किलो टमाटर की है और 1 किलो ये भिंडी की है। 1 किलो भिंडी, 2 किलो जो है वो प्याज, और यहाँ पर थोड़े से टमाटर और यहाँ पर तोरियाँ। अब मुझे आप खुद बताएं कि ये सब्जियाँ जो हैं यहाँ पर ख़रीदेंगे, इनको बनाएंगे किसमें? 500 रुपये में जो है ये सब्जियाँ तो हो गई हैं कंप्लीट, लेकिन अब इसके लिए हमें घी भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, जो कि इस 500 रुपये में पूरा नहीं होता। इसके कुछ तो कम करें आप। अभी मैं आपके लिए करेला किलो करने लगा हूँ, फिर आपका 500 में ये सारा प्रोजेक्ट। वो करेले कितने होंगे? 1 किलो होंगे। 1 किलो करेले और उसके बाद 500 का एंड। अब इस 500 में जो है एक घर का खाना तो नहीं बन सकता, इसीलिए हुकूमत से अपील है हमारे सफ़ेदपोश तबके की कि इन कीमतों में जो है वो कमी की जाए, ताकि एक घर में एक दिन का खाना जो है वो बासानी बन सके। ठीक है जी, मायदा ने तो अपने घर के लिए आज का खाना बना लिया है, सब्ज़ी खरीद ली है और 500 रुपये में ये तमाम चीज़ें आई हैं। यानी अगर आप भी सब्ज़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो 500 रुपये तो मिनिमम आपके पास होने चाहिए। अब आ जाए जी अगले सेगमेंट की तरफ। अगर आपने हेल्दी रहना है तो हम आपको बताएंगे कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं टुडेज़ हेल्दी टिप में। वो लोग जिन्हें हाजमे के मसाइल का सामना रहता है, खाना हजम नहीं होता, ब्लॉटिंग रहती है, उनके लिए क्या है जी? आपको हम ये बताते हैं जी, हाजमा जो है उसको आप कैसे यकीनी बना सकते हैं। पुदीने की चाय आपने पीनी है। अक्सर लोग ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करना है, पुदीने के चंद पत्ते लेने हैं, उन्हें पानी में बॉईल करना है। उसको आप ढाँप के भी रख सकते हैं और 10-15 मिनट के बाद आप वैसे भी पी सकते हैं। बॉईल करने के बाद आप उसको छान कर एक कप में डाल लें, उस पानी को पी लें। सेब का सिरका और शहद का इस्तेमाल भी अगर आप करेंगे तो ये भी आपके हाजमे के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बदहज़मी का शिकार जो लोग रहते हैं उनके लिए बेहतर है। बेकिंग सोडा और नींबू का अर्क बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो लोग जो कि मैदे की तेज़ाबियत का शिकार रहते हैं, हाजमे से रिलेटेड जिन्हें इशू रहते हैं। दारचीनी आपके निज़ाम हज़ाम को बेहतर बनाता है। ख़ास मकदार जो है इसकी ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको पानी में बॉईल करके अगेन कहवे के तौर पर पी लेंगे। फिर दही के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, दही का इस्तेमाल खाली पेट आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जी। वो लोग जिन्हें स्टमक का इशू रहता है, हल हो जाएगा। सौंफ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जितनी ये ऑर्गेनिक कुदरती चीज़ें हैं आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसके अलावा जी दलिए का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दलिया बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी है और एक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है, वेट भी आपका गेन नहीं होता। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। ख्याल रखिएगा अपना। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।